मूवी की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको शहर से, जहां हमें डॉक्टर जेन फोस्टर, उसकी असिस्टेंट डार्सी लोइस और मेंटर डॉक्टर एरिक सेल्विक को दिखाया जाता है। जेन फोस्टर एक एस्ट्रोफिजिस्ट होती हैं। ये सब अपनी गाड़ी में होते हैं, तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है जो बायफ्रोस्ट ब्रिज के खुलने की वजह से हुई थी। वो सब उसे देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं। वो गाड़ी को उस तूफान के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी गाड़ी किसी शख्स से टकरा जाती है। फिर ये मूवी पास्ट में सन 965 एडी में चली जाती है, जहाँ हमें फ्रोस्ट जायंट्स को दिखाया जाता है। फ्रोस्ट जायंट्स यानी बर्फ के दानव, और उन सब का राजा होता है लोफी। लोफी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर हमला कर देता है। वो उन 9 ग्रहों को जीतने के लिए हमला करता है जिन्हें 9 रियल्म्स कहते हैं, और इन सब 9 ग्रहों की हिफाजत की जिम्मेदारी एसगार्ड के राजा ओडिन की होती है। लोफी की सेना पृथ्वी पर लोगों को मारने लगती है, तभी उन्हें बचाने के लिए एसगार्ड किंग ओडिन अपनी सेना के साथ आ जाते हैं और लोफी की सेना को हरा देते हैं, जिसमें ओडिन की एक आंख में चोट लग जाती है। साथ ही वो बर्फ के दानवों से उनकी विंटर पावर कास्केड को अपने साथ ले जाते हैं। ओडिन और लाफी में एक शांति समझौता भी होता है कि कोई भी ग्रह किसी पर हमला नहीं करेगा। फिर हमें एसगार्ड को दिखाया जाता है। ये एक अलग ही दुनिया होती है। इंसान इस दुनिया को देवताओं की दुनिया भी कहते हैं। फिर 2011 में एसगार्ड में ओडिन के पुत्र थोर का राज्य अभिषेक चल रहा होता है और ओडिन नए राजा का ऐलान करने वाले होते हैं। तभी 3 फ्रोस्ट जायंट्स एसगार्ड में घुस जाते हैं और कास्केड को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों को डिस्ट्रॉयर खत्म कर देता है। एसगार्ड में राज्य अभिषेक रुक जाता है और इन तीनों को लाने का काम लोकी ने किया था, क्योंकि वो थोर को राजा बनाने के पक्ष में नहीं था। वो उससे जलता था, क्योंकि थोर लोकी से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि थोर एसगार्ड का राजा बने। फिर ओडिन, थोर और लोकी ये तीनों कास्केड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। थोर बहुत गुस्से में होता है कि उसका राज्य अभिषेक बिगाड़ दिया गया था। वो फॉरेस्ट जायंट्स को सबक सिखाने को कहता है और यूटिनहाइम में जाने को कहता है, लेकिन ओडिन मना कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ है और अगर हमने उन पर हमला किया तो शांति समझौता टूट जाएगा, इसलिए वो थोर को जाने को मना कर देते हैं। ये सुनकर थोर बहुत गुस्से में होता है। तभी लोकी बड़ी ही चालाकी से उसे अपनी बातों के जाल में फंसा देता है और उससे कहता है ओटिनहाइम जाना चाहिए। फिर थोर, लोकी और उसके 4 साथी ओटनहाइम जाने वाले होते हैं। रास्ते में उन्हें हेम्डल मिलता है। हेम्डल एसगार्ड का गेट कीपर होता है। वो अपनी आंखों की शक्ति से किसी भी इंसान या किसी भी दुनिया को देख सकता था, इसलिए उससे बचकर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हेम्डल उनसे पूछता है कि आखिर फ्रोस्ट जायंट्स कैसे मेरी आंखों से बचकर एसगार्ड में घुस सकते हैं, और कहता है किसी ने उनकी मदद की है और जिसने भी उनकी मदद की है वो जादूगर है। उसका इशारा लोकी की तरफ ही होता है, क्योंकि पूरे एसगार्ड में वो अकेला ही जादूगर था, लेकिन हेम्डल पर कोई सबूत नहीं था कि उसने ये सब किया है। इतना कहकर हेम्डल उनके लिए रास्ता खोल देता है और बायफ्रोस्ट को चालू कर देता है। बायफ्रोस्ट एक पुल होता है जिससे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आसानी से आया जा सकता है। फिर वो सब ओटिनहाइम पहुंच जाते हैं, यानी बर्फ की दुनिया में। फिर वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। थोर तो सबको मार रहा होता है, लेकिन उसके 4 दोस्त कमजोर होने लगते हैं और लोफी की सेना उन सबको घेर लेती है। तभी वहाँ ओडिन आ जाते हैं और उन सबको बचाकर अपने साथ एसगार्ड वापस ले आते हैं। थोर की वजह से एसगार्ड और यूटिनहाइम का शांति समझौता टूट जाता है, जिससे ओडिन बहुत नाराज होते हैं। साथ ही थोर में घमंड और अहंकार भरा होता है, इसलिए वो ओडिन को भी अपशब्द बोल देता है, जिससे ओडिन उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं और उसे बायफ्रोस्ट के जरिए अर्थ पर भेज देते हैं। साथ ही वो उसका हथौड़ा यानी म्यूनिर को भी छीन लेते हैं और उस पर एक मंत्र पढ़ देते हैं कि अगर कोई इस हथौड़े को उठाने के काबिल होगा तो उसमें थोर की शक्ति आ जाएंगी, और उस हथौड़े को भी अर्थ पर फेंक देते हैं और वो हथौड़ा न्यू मैक्सिको में जाकर गिरता है। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ थोर जेन की गाड़ी से टकराता है। इसके बाद वो उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, जहाँ वो तोड़फोड़ कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, दोबारा उसकी टक्कर जैन की गाड़ी से हो जाती है, जिससे जैन उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हमें म्यूनिर को दिखाया जाता है, जहाँ लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उसे उठा सके, क्योंकि उस हथौड़े पर ओडिन का मंत्र होता है। इसके बाद ये बात शील्ड के एजेंट फिल कुल्सन को पता चल जाती है और वो इसके चारों ओर घेरा लगवा देते हैं। अब ये शील्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है। उधर एसगार्ड में लोकी ये सोच रहा होता है कि फ्रोस्ट जायंट्स के छूने पर उसका कलर क्यों चेंज हो गया था। यही सोचकर लोकी कास्केड को उठा लेता है और वो पूरी तरह से फ्रोस्ट जायंट में बदल जाता है। तभी इस जगह ओडिन भी आ जाते हैं। लोकी उनसे सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, तो वो उसे बता देते हैं कि तुम लोफी के बेटे हो। जब यूटिनहाइम में जंग खत्म होने के बाद हम वहाँ के एक मंदिर में गए तो तुम वहाँ पर लेटे हुए मिले। तुम बहुत कमजोर थे, इसलिए लोफी ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था और हम तुम्हें यहाँ उठा लाए ताकि इन 2 दुनिया में तुम्हारी वजह से दोस्ती कायम हो सके। ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं और ओडिन स्लिम में चले जाते हैं, जहाँ वो कब उठेंगे किसी को भी नहीं पता होता। ओडिन के सो जाने के बाद लोकी एसगार्ड का टेम्परेरी किंग बन जाता है। फिर हम धरती पर थोर को देखते हैं, जो जैन और उसकी असिस्टेंट डोर्सी के साथ एक कैफे पर खाना खा रहा होता है।
तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उस हथौड़े की बात करते हैं, जिन्हें सुनकर थोर उस हथौड़े को लेने चला जाता है, जिसमें उसकी मदद जैन करती है, क्योंकि शील्ड के आदमी जैन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और पूरी जिंदगी की रिसर्च अपने साथ जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। अब उस पर कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो थोर से कहती है अगर तुम्हारा हथौड़ा मिल जाएगा तो तुम वो सब चीजें मेरे लिए ला देना। वो तैयार हो जाता है इसके लिए। कहीं ना कहीं जैन को भी किताबी बातें सच लग रही थी, इसलिए वो थोर का साथ देती है। थोर और जैन उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही हाई सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। लेकिन थोर वहाँ सबका सामना करता हुआ म्यूनिर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि अभी भी उसमें घमंड और अहंकार भरा हुआ था। वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझता था, इसलिए वो उस म्यूनिर को उठा नहीं पाता। फिर शील्ड के आदमी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ उससे मिलने लोकी आ जाता है और वो कहता है ओडिन अब नहीं रहे और अब तुम्हें कभी एसगार्ड आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माँ भी यही चाहती है। ये कहकर लोकी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में थोर को छुटाने सेल्विक आ जाता है और उसे यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी थोर वहाँ रखे जैन के सामान में से जैन की एक बुक उठा ले जाता है। थोर और डॉक्टर सेल्विक यहाँ से निकलकर सीधे क्लब चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि थोर ये शहर छोड़कर चला जाए, क्योंकि जैन उसे प्यार करने लगी है और उसके कारण कहीं जैन मुसीबत में ना आ जाए। वो भी जाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों लास्ट बार बियर पीते हैं, जहाँ डॉक्टर सेल्विक बेहोश हो जाते हैं और थोर उन्हें कंधे पर उठाकर जैन की वैनिटी वैन के पास ले जाता है और उन्हें वैनिटी वैन में लिटा देता है। फिर थोर और जैन दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं। तभी थोर जैन को उसकी बुक्स दे देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। फिर वो उसे 9 रियाल्स यानी 9 रियासतों के बारे में समझाता है और वो कहाँ से आया है ये भी बता देता है। उधर लोकी यूटनाइन चला जाता है लोफी से डील करने। वो लोफी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एसगार्ड के दरवाजे खोल दूंगा, तुम्हें ओडिन को मारना होगा, इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी कास्केट दे दूंगा। लोफी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें एसगार्ड में थोर के चारों दोस्तों को दिखाया जाता है, जो थोर को ढूंढने के लिए धरती पर आ जाते हैं और उनमें उनकी मदद हेमडल करता है, जो बाइफ्रोस्ट को खोल देता है। ये बात लोकी को पता चल जाती है, इसलिए वो कास्केट की मदद से हेमडल को बर्फ में जमा देता है। लोकी थोर और उन चारों के पीछे धरती पर डिस्ट्रॉयर भेज देता है उन्हें खत्म करने के लिए। अब वो चारों धरती पर पहुंच जाते हैं और थोर को ढूंढ लेते हैं। वो सब थोर को देखकर बहुत खुश होते हैं। थोर भी उन्हें देखकर खुश होता है। तभी डिस्ट्रॉयर वहाँ आ जाता है और सब कुछ तबाह कर रहा होता है। वो चारों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। इसलिए थोर उस डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो जाता है ताकि डिस्ट्रॉयर बाकी लोगों की जान बख्श दे। तभी डिस्ट्रॉयर थोर पर जानलेवा हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब उसमें कोई घमंड या अहंकार नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए प्यार और हमदर्दी होती है और बलिदान की भावना भी। इसी कारण वो उस हथौड़े को उठाने के योग्य बन जाता है। तभी वो हथौड़ा अपने आप थोर के हाथों में आ जाता है, जिससे उसके अंदर सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है और वो डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है। फिर इस जगह पर शील्ड का एजेंट फिल कुल्शन भी आ जाता है और थोर उससे कहता है कि जैन का सारा सामान वापस कर देना। वो भी हाँ कह देता है। तभी थोर जैन को उड़ाकर उस जगह पर ले जाता है जहाँ से वो जाने वाले होते हैं, यानी बाइफ्रोस्ट पुल पर। थोर जैन से वापस आने का वादा करता है। उधर एसगार्ड में लोफी की एंट्री हो चुकी थी। लोफी ओडिन के रूम में चला जाता है उसे मारने के लिए। जैसे ही वो ओडिन पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ लोकी आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। वो अपनी माँ और ओडिन के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये सब करता है। उधर धरती पर थोर और उसके 4 साथी बाइफ्रोस्ट के खुलने का वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता, क्योंकि लोकी ने हेमडल को बर्फ से जमा दिया होता है। फिर धरती से थोर हेमडल को आवाज देता है और उसकी बर्फ पिघलने लगती है, इसलिए वो इन सब के लिए रास्ता खोल देता है, जिससे थोर और उसके साथी एसगार्ड वापस आ जाते हैं। फिर थोर और लोकी में फाइट शुरू होती है। लोकी बाइफ्रोस्ट की मदद से यूटनहाइम को नष्ट करने में लग जाता है, ताकि वो सभी फ्रोस्ट जायंट्स को खत्म कर सके और ओडिन को दिखा सके कि वो उनका लायक बेटा है। लेकिन थोर उसे रोकने में लग जाता है, क्योंकि थोर अब बदल चुका था, उसमें दूसरों के लिए हमदर्दी जाग चुकी थी, इसलिए वो उसे रोकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, बाइफ्रोस्ट चालू हो चुका था। अब थोर के पास एक ही रास्ता होता है, इसलिए वो अब पुल को तोड़ देता है, जिससे एक धमाका होता है जिसमें थोर और लोकी दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी ओडिन उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लोकी ये सोचकर बहुत खुश होता है कि जो मैंने किया उसे देखकर ओडिन बहुत खुश होंगे, लेकिन वो उससे नाखुश होते हैं, जिसे देखकर लोकी खुद हाथ छोड़ देता है और पाताल में गिर जाता है। फिर एसगार्ड में सब कुछ ठीक हो जाता है और ओडिन थोर को राजा बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोर मना कर देता है। वो कहता है इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिर वो हेमडल के पास जाता है और उससे जैन को देखने को कहता है और वो पूछता है कि वो कैसी है। वो उसे बताता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर मूवी खत्म हो जाती है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सेल्विक को देखते हैं, जिन्हें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी ने टेस्रेक्ट क्यूब पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन हम उसके पीछे लोकी को देख सकते हैं। लोकी मरा नहीं होता, वो धरती पर चला जाता है। अगली बार हम टेस्रेक्ट क्यूब को एवेंजर मूवी में देख सकेंगे। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।